हेलो एवरीवन। से एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वोजुन और बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इवन उन लोगों से ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था। वहीं हम याया को देखते हैं कि उसने भी पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यांतिंग के साथ मिलकर वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है। वो सभी लोग के सामने जाती है और अपने बॉस यानी शानहेंग के बारे में सभी लोगों को बताती है कि उसने जब पहली बार अपने बॉस यानी शानहेंग को देखा था तब उसे गलतफहमी हो गई थी कि वो उस तरह का काम करते हैं। वो जब सब लोगों के सामने ये बोल रही होती है कि तभी शानहेंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है कि ये अब लड़की क्या क्या बोलने वाली है और क्या क्या बोल सकती है। वो सभी लोगों के सामने उस एनवेलप जिसमें उसको इतने पैसे मिले थे वो भी शानहेंग को दे देती है, ये कहते हुए कि मेरी तरफ से आप ही रख लीजिए। इवन उसने शानहेंग के कपड़ों पर भी ड्रिंक गिरा दी थी, जिसकी वजह से शानहेंग जब अंदर अपना ड्रेस देखने जाता है तब वो उसकी प्यारी हरकतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। वही वोजुन सभी स्टाफ मेंबर को बता रहा होता है कि येरन जो कि शानहेंग के साथ पहले काम करती थी और अब आजकल बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी है, उसे भी शानहेंग पर बहुत ही ज़्यादा क्रश था। उसे ऐसा लगता था कि शानहेंग भी उसे पसंद करता है, लेकिन अपना शानहेंग तो शानहेंग ही है। वो तो उसके सामने ऐसे रिएक्ट करता था जैसे उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो उसे साफ साफ कह देता था कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जो तुम डाउट्स मेरे पास लेकर आती है वो भी बहुत ही चाइल्डिश से डाउट्स हैं। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी याया वोजुन के पास आती है और उससे कहती है कि शानहेंग का बचपन में कोई ट्रॉमा है क्या जिसके बारे में हम जानते हो। तो वोजुन उसे बताता है कि हाँ, एक ऐसा ट्रॉमा है उसके साथ। वो बचपन में कोई उसे बुली ना करे, इस वजह से उसने लड़ना सीखा था। तब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब तक शानहेंग ने चेंज करके आ चुका था और वो उन दोनों को इतने क्लोज रहकर बात करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। वो तो वोजुन को अपने पास बुला लेता है और पार्टी ओवर होने के लिए बोल देता है कि अब सभी लोग अपने घर जा सकते हैं। शानहेंग वोजुन को अपने पास बिठाकर उससे कहता है कि इस तरीके से फीमेल स्टाफ से हमें थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए, उन्हें थोड़ा बुरा भी लग सकता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये वो अपनी जेलसी की वजह से वोजुन से बोल रहा था। वोजुन उससे कहता है कि क्या किसी ने कंप्लेंट की है तुमसे। तब शानहेंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा तो उसके इतने क्लोज जाओ। तब वोजुन को समझ में आ जाता है कि कुछ पागलों की तरह ही एक्ट कर रहा है। वो उसे कहता है कि ऐसी मचकानी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दो तुम। वहीं हम यांतिंग और यूफई को साथ में देखते हैं, जहाँ पर यूफई यांतिंग को साथ में ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। वो यांतिंग से पूछता है कि तुम याया के और बावरी के साथ भी तो जा सकती थी ना, आखिर तुमने मेरे साथ ही जाने का क्यों डिसाइड किया। यांतिंग कहती है कि क्यों तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, जिस पर यूफई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यांतिंग उसे डायरेक्ट किस कर देती है, जिसकी वजह से यूफई बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके बाद वो दोनों ही अपने किस को एंजॉय करते हैं, यानी कि ऑफिशियली अब दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं हम शानहेंग को देखते हैं जो कि सोते टाइम ही जब जा रहा होता है तब वो सिर्फ याया के बारे में ही सोच रहा था, उसके दिए गिफ्ट के बारे में जिसमें लिखा हुआ था कि बॉस आई वांट टू हैव अ बेबी विथ यू। इतने में ही याया उसे दिखाई देती है अपने सामने, जो उससे कहती है कि मुझे आपसे बेबी चाहिए, जिसकी वजह से शानहेंग काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसका सपना है, क्योंकि वो मुंह के बल गिरता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि आखिर मुझे नींदों में भी उसका ही ख्याल क्यों आता है, मुझे याया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वहीं हम याया को देखते हैं जो अपने घर में घोड़े बेचकर सो रही थी कि तभी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है, जिसकी वजह से वो किचन में जाती है और जब वो ड्रिंक कर रही होती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने पार्टी में कितना ज़्यादा ब्लंडर कर के आई है। वो ज़रूर अब उसकी सैलरी में से वो पैसे काट लिए जाएंगे जो उसने हरकत की है। वही जब शानहेंग नेक्स्ट डे ऑफिस में आता है तो वो गॉगल्स लगा के आया था, क्योंकि पूरी रात भर से नींद नहीं आई थी। वोजुन जब उसको गॉगल्स में देखता है तब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि इसे अभी भी रात को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं। और एक मोबाइल के थ्रू उसे पता चलता है कॉल से कि आज सेमिनार रखा गया है, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को ये बताया जाएगा कि अपना पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे अलग रखना है। इतने में याया भी वहाँ पर आ जाती है और वो सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन शानहेंग नहीं चाहता था कि वो इस तरह का कोई भी सेमिनार अटेंड करे, लेकिन वोजुन उसे वहाँ से भेज देता और उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुम याया को इस तरीके से रोक कर नहीं रख सकते। और वोजुन की हेल्प से याया वहाँ से चली जाती है।
शानैन को तो वोजुन पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वो जस्ट सेमिनार में जाकर देखता है कि आखिर वहाँ पर लेडी क्या बता रही है, जहाँ वो सबको बताती है कि हमें रिलेशनशिप्स रखना ही नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे इसका असर पड़ता है। शानैन देखता है कि यायो तो बाकायदा इसके नोट्स बना रही है, जिसकी वजह से वो उस सेमिनार को ज़्यादा देर तक नहीं चलने देना चाहता था। लेकिन यायो तो असल में नोट्स नहीं बल्कि ड्राइंग कर रही थी। शानैन सबके सामने जाकर कहता है कि रिलेशनशिप रखना इतना भी बुरा नहीं है। अगर हमारी एक ही कंपनी में कपल्स होंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और रिलेशनशिप में सेटिस्फाई होने की वजह से वो काम भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे। लेकिन तभी वो लेडी यायो को बोलती है कि उसका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पर यायो कहती है कि मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से काम पर कभी भी ध्यान ही नहीं होता। ये सुनकर शानैन तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो सेमिनार को ख़त्म कर देता है क्योंकि उसे लगा था कि यायो ने पार्टी में उसे अपने दिल का इजहार कर दिया है, लेकिन असल में तो उसे मालूम ही नहीं था कि यायो को तो उस नोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। यायो शानैन के पास आती है क्योंकि उसे तिंग के केस में कुछ हेल्प चाहिए थी, लेकिन क्योंकि शानैन गुस्से में था तो इसीलिए वो उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है कि वो तुम्हारी दोस्त है, तुम ज़्यादा अच्छे से जानती हो और इस केस को तुमने ही लड़ने का डिसाइड किया है, वो भी फ्री में, तो तुम्हें ही कुछ रास्ता निकालना होगा। जिसकी वजह से यायो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो भी कह देती है कि ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं आपको हेल्प के लिए नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूँगी। शानैन को इस आंसर की उम्मीद नहीं थी। उसे तो ऐसा लगा था कि यायो शायद उससे प्लीज़ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है अपनी सिस्टर के पास। चैंगजी ने अपना घर बदल लिया था तांगमैंग की वजह से। यायो उससे पूछती है कि आपने अचानक से घर चेंज करने का क्यों डिसाइड किया, लेकिन तभी ने बेल बजती है तो चैंगजी घबरा जाती है। लेकिन गेट खोलने पर उसे पता चलता है कि बस ये पार्सल के लिए आया है। ये बात यायो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और वह अपनी सिस्टर चैंगजी से जाकर पूछ लेती है कि आखिर मैटर क्या है, आखिर क्यों उसने घर चेंज करने का डिसाइड किया, वो इतनी डरी हुई क्यों है। आपकी सिस्टर इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप मुझे अपनी सारी बातें दिल से बता सकते हैं। जिस पर चैंगजी से बता देती है कि उसने दांगमैंग की वजह से ही अपना घर चेंज किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से तुम लोगों को हर्ट करे। मैं उससे डरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ों से डर लगता है तुम लोगों को वो हर्ट ना कर दे। चैंगजी यायो से ये भी प्रॉमिस करती है कि वो वोजुन के इस बारे में ना बताए कि उसने घर शिफ्ट कर लिया है और कहाँ पे कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दांगमैंग वोजुन को भी इन सब में घसीट ले। इसलिए यायो भी उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो वोजुन को कुछ नहीं बताएगी। वहीं वोजुन ऑफिस में यायो के पास जाता है कि पूछने के लिए कि चैंगजी आखिर मेरा कॉल भी रिसीव क्यों नहीं कर रही है, और जब मैं उसके घर पर गया था तो वो मुझे घर पर भी नहीं मिली थी। तब यायो काफ़ी कोशिश करती है कि वो उसे कुछ भी ना बताए, लेकिन फिर भी उसके मुंह से निकल ही जाता है कि चैंगजी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा मत कहाँ पर, ये मैं नहीं बता पाऊँगी। जिससे वोजुन को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद उसने मेरी वजह से ही घर चेंज किया है। तो वो यायो को ये बोल के चला जाता है कि चैंगजी को कह देना कि मैं उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वो वापस आ सकती है। इसकी ये सारी बातें सुनकर वो चैंगजी को सब कुछ बता देती है। यायो उसे कहती है कि वो उससे एक बार बात कर ले, लेकिन चैंगजी उसे मैसेज करती है कि यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। रात में यायो जब तिंग का केस को स्टडी कर रही होती है तभी शानैन का उसे कॉल आता है, जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हो, तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ। लेकिन यायो इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए अभी फ्री नहीं हूँ। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस के लिए निकलती है तभी तिंग उसे कॉल करके बुला लेती है, क्योंकि वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट चेक करवाना चाहती थी। क्योंकि वो उसे बताती है कि उसने यानी उसके हस्बैंड जीशी ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया और वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मुझसे डिवोर्स लिए बिना वो पहले से ही शादी कर ले। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है कि ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर नकली होगा, और अगर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नकली निकला तो हमारी शादी भी कोई भी नहीं मानेगा, जिसकी वजह से मुझे घर में से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और मैं बिल्कुल रास्ते पे आ जाऊंगी। तब यायो उसे किसी तरीके से शांत करती है और जब मैरिज सर्टिफिकेट चेक करने की बारी आती है तब ये प्रूफ हो जाता है कि जैंग और उसका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो नकली है। इसका मतलब वो किसी भी तरीके से अब उस पर केस नहीं कर पाएगी कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया है, उसने उसको चीट किया है। लीगली वो दोनों हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, क्योंकि उनका मैरिज सर्टिफिकेट जो नकली है। अब ये बात सोच कर तिंग बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल रास्ते पे आ चुकी थी, क्योंकि वो घर उसका है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं था, और अब मैरिज सर्टिफिकेट भी नकली है, क्यों तो डिवोर्स होने पर उसे कुछ भी एलिमनी भी नहीं मिलेगी।
तब एक आदमी का कॉल आता है जो उसे 2 मिलियन डेब्ट उधार चुकाने के लिए बोल रहा था। इसके बारे में यायो जब उसे पूछती है तब टिंग टिंग उसे बताती है कि इस घर को लेने के लिए मैंने जैंग ने लोन लिया था और उस पेपर पे साइन करवाने के लिए जब वो आदमी आया था तब जैंग घर पर नहीं था, तो उन पेपर्स पे मैंने साइन कर दिए थे, यानी कि वो लोन अब मेरे नाम पर है। और वो आदमी बार बार मुझे परेशान कर रहा है कि मैं उसका लोन चुका दूँ। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, बता मैं इतना बड़ा लोन कैसे चुका पाऊँगी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डिप्रेस होने लग जाती है। याया उसे शांत कर किसी तरीके से ऑफिस आती है। तब ये शानैंग नोटिस करता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा थकी भी हुई है, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है ये जानने के लिए कि आखिर मैटर क्या है। शानैंग याया को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकता था। वो उससे केस स्टडी मांगता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। उस केस को स्टडी करने के बाद याया उसे कहता है कि ये लोन टिंग टिंग के नाम पर है। और वो जैसे ही ऐसा बोलता है कि इतने में ही यायो को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर शानैंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर देती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे बॉस हो, आपने तो बिना कुछ कहे ही मुझे रास्ता बता दिया कि मुझे अब क्या करना है। और वो तुरंत ही उस केस स्टडी को लेकर वहाँ से चली जाती है टिंग टिंग से मिलने के लिए। वो खुश होकर उसे बताती है कि वो आदमी तुम पर केस करना चाहता है ना लोन चुकाने के लिए, तो तुम उसे करने दो। ये बात सुनकर टिंग टिंग तो सोचती है कि तुम मुझे क्या और भी ज़्यादा फंसाना चाहती हो। जिस पर याया उसे समझाती है कि अगर वो तुम पर केस करेगा इस चीज़ का कि वो घर खरीदने के टाइम पर तुमने उससे लोन लिया था, तो यही साबित हो जाएगा कि वो घर तुम्हारा है, और जैसे क्योंकि तुम्हारे पास इसका प्रूफ भी हो जाएगा। और उस घर की कीमत 25 मिलियन है, और जबकि तुम्हारे पास कर्जा सिर्फ 2 मिलियन का ही है, तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे और तुम प्रॉफिट में ही रहोगी। अब ये आइडिया सुनकर तो फाइनली टिंग टिंग के भी चेहरे पर खुशी आ जाती है। अब वो थोड़ा पहले से बेटर फील कर रही थी। अब वो यायो की तरफ से देखती है कि वो अब कितनी अच्छी लॉयर बन चुकी है। अब उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अब घर पे इस तरीके से नहीं बैठेगी, बल्कि अब वो लॉयर की स्टडी को अपनी कंप्लीट करेगी। यायो जब अपने घर पहुंच जाती है तब वो अपने खाने की पिक्चर्स एक लेती है और उसे सोशल मीडिया पे कुछ सोचकर पोस्ट करती है, जो कि इसने शानैंग के लिए किया था। वहीं हम शानैंग को देखते हैं जो कि ऑर्डर किया हुआ खाना खा रहा था, और जैसे ही वो मोबाइल पर उस पिक्चर को देखता है तब उसे और भी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, क्योंकि यायो का खाना ही उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।